10 मई 2022 पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। Punjabi singer Sidhu Moosewala was shot dead by unidentified assailants in the Jawarki village of Mansar district. Sidhu Moosewala being shot dead in Punjab. मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं गैंगस्टर्स गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई। वही लॉरेंस बिश्नोई जो कुछ महीनों बाद ना सिर्फ बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाते हैं, बल्कि खुले आम पुलिस के सामने सलमान खान को मारने की धमकी देते हैं। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर। आज की जनरेशन के लिए ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, गैंगस्टर्स, इन माफिया डॉन्स के बीच की राइवलरी, डेथ थ्रेट्स, अटैक और इवन मर्डर्स फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग भले ही हो, पर एक टाइम था जब बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का एक दूसरे के बिना ऑपरेट करना पॉसिबल ही नहीं था। अच्छा, मेरे को पहला परसों नंबर दे देना यार। किसका? वो ये जो 2-3 नंबर है ना सबके पास जी, वो नंबर मेरे को दे देना। ओके। They do try to back a film. Right. They try to create a product. They'll have 4-5 of their guys here, and they'll say, okay, Shah Rukh, you have to do this film, or X hero, you have to do this film, X heroine, you have to do this film. And I said, who's the producer? He said, okay, this is the guy we're sending you. Talk to him, sign the film. साल था 2022। पोर्चुगल के लिस्बन शहर में अरेस्ट किया जाता है एक ऐसे शख्स को जिसका नाम 1993 के मुंबई ब्लास्ट के साथ एसोसिएटेड था। जो इंसान मुंबई के एक बिल्डर प्रदीप जैन के ब्रूटल मर्डर में शामिल था। और सिर्फ उतना ही नहीं, ये इंसान, ये गैंगस्टर, ये अंडरवर्ल्ड का डॉन वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द मर्डर ऑफ टी सीरीज के ओनर गुलशन कुमार। मैं बात कर रहा हूं अबू सलेम की, जिनके एक फोन कॉल से प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स के पसीने छूट जाते थे। वही अबू सलेम जो संजय दत्त के इतने डाई हार्ड फैन थे कि 1993 में संजय दत्त से मिलने के बाद वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि फाइनली अपने हीरो, अपने आइडल संजय दत्त से मिल रहे हैं। इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि संजय दत्त के साथ है। ये 3 बार उसे बगलगिर हुआ। संजय दत्त को शायद अंदाजा भी नहीं था कि अबू सलेम से उनकी ये मीटिंग कारण बनने वाली है उनके 4.5 साल जेल में रहने की। 20 साल तक कोर्ट में इस बात की लड़ाई करने की कि वो टेररिस्ट नहीं है। तो ये कोर्ट कहती है कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, उससे बड़ी चीज मेरे लिए नहीं थी। पर अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड मैन कहे जाने वाले छोटे शकील से तो वो 2002 के बाद भी कनेक्टेड थे, फोन पर रेगुलर बात करते थे। इनफैक्ट उनके तो संजय दत्त के साथ फैमिली जैसे रिलेशंस थे। भाभी कैसे? हाँ सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। एक दिन भाभी से बात करवाना पड़ेगा, बच्चों से भी। हाँ बच्चों से भी करवा देना, पक्का है? हाँ बिल्कुल, अगर परसों रात में फोन करो तो मैं करवा दूंगा। ओके। और संजय दत्त, सलमान खान, ऋषि कपूर और प्रीति जिंटा के अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस पर भी मैं थोड़ी देर में आऊंगा। पर पोर्चुगल में जब अबू सलीम को अरेस्ट किया गया तो वो अकेले नहीं थे। उनके साथ थी उनकी गर्लफ्रेंड, अलेजेड वाइफ और बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस मोनिका बेदी। इसको अरेस्ट किया था वहाँ पे? मोनिका बेदी को और अबू सलेम को। मोनिका बेदी जो फिल्म हीरोइन है? यस जी। कौन सा साल था वो? टुगेदर दे वर स्टेइंग टुगेदर। अच्छा। और ये इकलौता इंसिडेंट भी नहीं है जब किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस का किसी अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ अफेयर रहा हो। और सिर्फ अफेयर ही नहीं, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की तो एक समय पर इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप थी कि 90s की हमारी तुम्हारी बॉलीवुड फिल्म्स जो फेवरेट हैं वो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के पैसे से स्पॉन्सर्ड थी। संजय दत्त के फादर सुनील दत्त तो खुद फेमस अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान और करीम लाला को अच्छा दोस्त बताते हैं। ऋषि कपूर तो दाऊद इब्राहिम के फेवरेट बॉलीवुड एक्टर बन गए थे क्योंकि एक फिल्म में उनका नाम दाऊद था। तो वहाँ मुझे उन्होंने कहा कि जब मैंने एक फिल्म तवाइफ की थी तो मेरा उस फिल्म में नाम दाऊद था। अच्छा। तो ये इस बात से बड़े खुश हुए कि तुमने मेरा नाम एक सही तरीके से रोशन किया। इनफैक्ट 1988 में जब ऋषि कपूर एक शो करने के लिए दुबई गए तो दाऊद इब्राहिम ने उन्हें अपने घर बुलाकर चाय पिलाई थी। राज कपूर की डेथ पर ऋषि कपूर के घर तक फूल भी भिजवाए थे। एक बार जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो उन्होंने अपना एक आदमी भेजा दुबई से स्पेशली कंडोलेंस देने के लिए आपको, रणधीर कपूर साहब को ये कहने के लिए कि बड़ा दुख महसूस हुआ है दाऊद को राज कपूर साहब के देहांत पे, और पूरे कपूर परिवार को उन्होंने ये भेजा है। एंड आई नो ये सारी बातें 12 मार्च 1993 के ब्रूटल मुंबई ब्लास्ट से पहले की हैं, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे और अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस के साथ साथ दाऊद इब्राहिम वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स थे। पर अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की रिलेशनशिप वहां खत्म नहीं हो जाती, बल्कि यही तो वो टर्निंग पॉइंट था जब बॉलीवुड ने अपने आप को अंडरवर्ल्ड से एसोसिएट करना बंद कर दिया
या कहीं कम कर दिया। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस पर दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन और अबू सलेम जैसे अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन्स को बॉलीवुड से जितना प्रॉफिट होता था वो उनसे अलग होना अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। एक्सटॉर्शन मनी यानी हफ्ता वसूली जो की जाती थी आपको अपने आप से और राइवल गैंग से प्रोटेक्शन देने के लिए, वो तो कॉमन था ही, पर अंडरवर्ल्ड के लिए अपने काले पैसे को वाइट करने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी फिल्म्स में पैसा लगाना, प्रोड्यूसर को डरा कर फिल्म के फॉरेन राइट्स खरीदना, म्यूजिक एल्बम्स के राइट्स खरीदना, जो उनके लिए अपनी करोड़ों की ब्लैक मनी को वाइट करने का सबसे आसान और कन्वीनियंट तरीका था। लीगली करोड़ों रुपए का बिजनेस करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी था अंडरवर्ल्ड के लिए बॉलीवुड, और ये कई सालों तक हुआ भी। पर ये सुनने में जितना स्मूथ, अनहार्मफुल और इनोसेंट लग रहा है, रियलिटी में उतना ही ज्यादा ब्रूटल, क्रिमिनल और डार्क था। क्योंकि एक बार अंडरवर्ल्ड की होल्ड, उसकी डोमिनेंस बॉलीवुड पर स्ट्रॉन्ग हुई तो वो एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं रहा। इट एक्सटेंडेड इनटू समथिंग एक्सट्रीमली डार्क व्हिच इंक्लूडेड बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस का अपनी मर्जी के बिना इन अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ सोना, दाऊद इब्राहिम की मिथुन चक्रवर्ती को डेथ थ्रेट्स देना क्योंकि वो दोनों सेम एक्ट्रेस मंदाकिनी को प्यार करते थे, शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त जैसे एक्टर्स को फोर्स करना कुछ सर्टेन फिल्में करने के लिए, वो भी उस माफिया की फेवरेट एक्ट्रेस के साथ। एंड यूजुअली ये सब डरा धमका कर थोड़े फोन कॉल से हो जाता था। 5 अगस्त 1997 को जब सुभाष घाई पे हमला हुआ था तो मैंने फोन किया अबू सालिम को, मैंने कहा व्हाई आर यू डूइंग दिस, मतलब तुम क्यों फिल्म वालों पे क्यों हमले करवा रहे हो, क्यों गोलियां चलवा रहे हो, मतलब व्हाई, इन लोगों को क्यों? तो कहने लगा मैं उनको मरवा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ उनको डरा रहा हूँ। पर जब बॉलीवुड ने अपने लिए स्टैंड लिया, थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई, अपनी मेहनत से, जनता के प्यार से कमाए हुए पैसों में से अंडरवर्ल्ड को कट देने से मना किया, they knew that my father's hit big time, successful, money's gonna come in, so they wanted money, didn't pay. They shot him. तो मुंबई शहर ने देखे ऐसे अटैक्स, किडनैपिंग्स, ब्रूटल मर्डर्स जो ना तो किसी ने एक्सपेक्ट किए थे, इंक्लूडिंग मुंबई पुलिस, और जिसने बॉलीवुड को इस हद तक डरा दिया कि इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्ट्रेस करोड़ों में एक्सटॉर्शन मनी देने के लिए तैयार हो गए। उस टाइम क्या था, पूरे बॉम्बे को थ्रेट्स आ रहे, कोई नई बात। अंडरवर्ल्ड के डेथ थ्रेट्स के वजह से बहुत से सेलिब्रिटीज अपने एस्टैब्लिश प्रॉपर्टीज, बंगलोज छोड़कर किसी फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो गए। देखो धमकियां सबको मिली, मैं भी एक था, तो धमकी भी नहीं थी, मैंने फोन्स लिए नहीं, बट मेरे माय लाइफ वाज अंडर थ्रेट और मैंने कंट्री छोड़ी भी थी। खुलेआम ट्रैफिक सिग्नल्स पर फायरिंग हुई। राकेश रोशन इज वन एग्जांपल जिनको चेस्ट पर 2 गोलियां खानी पड़ी जस्ट बिकॉज उनके बेटे की फिल्म आने वाली थी जो सुपर हिट हो सकती थी। They knew that my father's hit big time, successful, money's gonna come in, so they wanted money, didn't pay. They shot him. And somehow he was lucky to survive, unlike टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार, जिनको सुबह सुबह मंदिर के बाहर 16 गोलियां मारकर मर्डर कर दिया गया था। एंड ये तो सिर्फ शुरुआत है, इस वीडियो में आगे हम 6 ऐसे केसेस की बात करेंगे जहां अंडरवर्ल्ड ने कुछ ऐसा किया कि पूरा बॉलीवुड नहीं, पूरा देश उनके खौफ से कांप गया। 1993 के मुंबई अटैक से लेकर 2025 तक सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रॉम दाऊद इब्राहिम टू लॉरेंस बिश्नोई, अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड को खुद में कैसे एस्टैब्लिश किया, कैसे फेमस सेलिब्रिटीज माफिया डॉन्स के दोस्त बन गए, अपनी फिल्मों के लिए उनसे पैसे लेने लगे। ये सब तो मैंने अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी कवर करा है, इसका लिंक मैं तुम्हें वीडियो के एंड में दे दूंगा। पर अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड की स्ट्रेंज, कंट्रोवर्शियल, क्रिमिनल और डार्क रिलेशन को समझने के लिए इन 6 केसेस के थ्रू जाना, इन्हें समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को इस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो उसके साथ क्राइम करने और देश छोड़कर भागने के लिए तैयार हो जाए। कैसे 90s के मुंबई में अंडरवर्ल्ड का एक्सटॉर्शन रैकेट ऑपरेट करता था, और दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन, अबू सलेम, भले ही ये सब अंडरवर्ल्ड डॉन्स हो, पर इनके बीच की क्या राइवलरीज, कॉम्प्लेक्सिटीज, आपस की लड़ाइयां थी जिसका नुकसान सिर्फ बॉलीवुड को उठाना पड़ा। क्यों और कैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में अंडरवर्ल्ड का डर था, इस हद तक क्लोजनेस थी कि सब कुछ पता होते हुए भी सलमान खान, संजय दत्त, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स ने कोर्ट में अपना बयान बदल दिया। इन 6 केसेस से जिनकी बात अब हम करेंगे, तुम समझ जाओगे द टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड द टेरर that underworld and Bollywood had। जिसकी शुरुआत करने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1995 में, जब अंडरवर्ल्ड के माफिया डॉन एक पार्टी में स्पॉट करते हैं बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस मोनिका बेदी को। नाइनटीज आते आते मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने पैसा कमाने का एक फूल प्रूफ तरीका ढूंढ लिया था
जिसका नाम था बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड को उस समय तक भारत सरकार से एक इंडस्ट्री का टैग नहीं मिला था। इसीलिए फिल्म्स बनाने के लिए ना तो बैंक से पैसा लेना आसान था और ना ही कोई ऑफिशियल फाइनेंसर्स आराम से मिलते थे। इसीलिए उस समय के फिल्म मेकर्स के लिए इंडिपेंडेंटली फिल्म बनाना लगभग नामुमकिन था। जिनके पास खुद के पैसे ना हो, जिनके पीछे एक लेगेसी प्रोडक्शन हाउस का सपोर्ट ना हो, एंड यहीं पर अंडरवर्ल्ड की पिक्चर शुरू होती है, जिनके पास ना सिर्फ फिल्मों में लगाने के लिए करोड़ों रुपए थे, बल्कि उस ब्लैक मनी को वाइट करने का एक डिजायर, अंडरलाइंग मोटिव भी था, एक फैसिनेशन ऑफ सुपरस्टार्स एंड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी था। इसीलिए बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की एक को डिपेंडेंसी पार्टनरशिप दोनों के लिए सक्सेसफुल तो थी, पर इस पार्टनरशिप में हमेशा डोमिनेंस अंडरवर्ल्ड के पास थी फॉर ऑब्वियस रीजंस ऑफ मनी, पावर एंड फियर। ये वो समय था जब दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं पूरे मुंबई शहर पर खुद को एस्टैब्लिश कर लिया था। मानो पूरे शहर का कंट्रोल उनके हाथ में था। वेपन्स की इलीगल स्मगलिंग से लेकर बिजनेसेस और फिल्म सेलिब्रिटीज से एक्सटॉर्शन मनी यानी हफ्ता वसूली तक दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी हर जगह इन्वॉल्व थी। और इसी समय डी कंपनी में एंट्री होती है एक हार्मलेस से लगने वाले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से मुंबई जाने वाले 30 साल के लड़के अबू सलेम की, जो आने वाले 10 सालों में मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बनने वाला था। एक टाइम पर तो शायद दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा और इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। आप बिलीव नहीं करोगे, उसको सब मीडिया में बोलते थे हैंडसम गैंगस्टर है। मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी अबू सलेम 90s की शुरुआत में दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम से अबू सलीम की दोस्ती होती है एंड बहुत ही जल्द ही बिकम्स द ड्राइवर फॉर दाऊद इब्राहिम्स डी कंपनी, जिसका काम था गन्स, ग्रेनेड्स, इलीगल ब्लैक मनी और वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना एंड गैंग के बाकी मेंबर्स को सप्लाई करना, जिसकी वजह से उनका निकनेम अबू समान भी बन गया था। एंड अगले 3 सालों में अबू सलीम दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन बन जाता है, डी कंपनी के एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है विद एक्ट्स लाइक 1992 में संजय दत्त को AK-56 पहुंचाना, 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट में एक एक्टिव रोल प्ले करना और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से एक्सटॉर्शन मनी निकलवा कर अपने आप को प्रूव करना। 1995 तक अबू सलीम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच एक जाना पहचाना नाम बन चुका था, पर दाऊद इब्राहिम से अलग अपनी एक आइडेंटिटी बनाना अभी उनके लिए बाकी था, जो अगले 2 सालों में उन्होंने बनाई भी। इसकी बात अब हम कुछ देर में करेंगे, क्योंकि 1995 में ही बॉलीवुड की एक पार्टी में अबू सलीम की नजर पड़ती है एक यंग एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मोनिका बेदी पर, जिन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कुछ फिल्में जरूर करी थी, पर बॉलीवुड में वो अभी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। और एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का किसी बॉलीवुड प्रोड्यूसर के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए रिलेशनशिप में आना कोई नई बात नहीं थी। एंड इन दिस केस द प्रोड्यूसर वाज मुकेश दुग्गल, जिन्होंने 1991 में संजय दत्त के साथ फतेह बनाई, 93 में अजय देवगन के साथ प्लेटफॉर्म और 1994 में सुनील शेट्टी के साथ गोपी किशन। एंड मुकेश ने मोनिका को 1-2 फिल्मों में रोल जरूर दिलाए, बट द रिलेशनशिप सून टर्न टॉक्सिक जब मुकेश दुग्गल ने मोनिका को अपने फिल्म में पैसे लगाने वाले फाइनेंसर्स के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए भेजना शुरू किया, उन्हें फोर्स किया। इसलिए 1995 में जब अबू सलीम और मोनिका बेदी की मुलाकात हुई तो मोनिका बेदी को मिला एक तरीका अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने का। एंड मोनिका बेदी ने तो बाद में यह भी क्लेम किया कि अबू सलीम उन्हें इनिशियली पाकिस्तान का एक बिजनेसमैन बनकर मिला था, ना कि अंडरवर्ल्ड का डॉन। इसीलिए शायद वो अरसलान अली के प्यार में पड़ गई, जो अबू सलीम का फेक नाम था, जिस नाम को अडॉप्ट करके वो पूरे यूरोप में घूमते थे। 7 मार्च 1998 मुंबई के वर्सोवा नंबर 7 बंगलो इलाके में मुकेश दुग्गल के ऑफिस में 3 शूटर गोली मारकर उनका मर्डर कर देते हैं और ऑफिशियली यहीं से शुरू होती है मोनिका बेदी और अबू सलीम की लव स्टोरी। क्योंकि 1997 तक अबू सलीम दाऊद इब्राहिम से अलग हो चुके, उन्होंने एक्सटॉर्शन के लिए दाऊद से अलग होकर अपनी खुद की एक एस कंपनी शुरू कर दी थी। और अबू सलीम के इस एक्सपेंशन का, इस डोमिनेंस का सबसे ज्यादा फायदा शायद मोनिका बेदी को ही हुआ है, जिनको बाद में लोग जानने लगे एज द गर्लफ्रेंड अलेजेड वाइफ ऑफ अंडरवर्ल्ड्स मोस्ट ब्रूटल डॉन अबू सलीम। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉलीवुड में मोनिका को प्रेफरेंस मिलने लगी। अब देखो, मोनिका बेदी या किसी भी और बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने इस बात को कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया, बट अलेजेडली अबू सलीम ने खुद प्रोड्यूसर्स को फोन करके धमकाया था कि अगर उनकी गर्लफ्रेंड को फिल्म में नहीं लिया तो उनकी फिल्म्स को अंडरवर्ल्ड से फंडिंग नहीं आएगी और उन प्रोड्यूसर्स का वही हाल होगा जो गुलशन कुमार का हुआ था। डेविड धवन की ब्लॉकबस्टर फिल्म जोड़ी नंबर 1 स्टारिंग गोविंदा एंड संजय दत्त, जो मोनिका बेदी के एक्टिंग करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट है, इवन वो फिल्म भी उन्हें अलेजेडली अबू सलीम की वजह से मिली है। इस बीच मोनिका ने
अबू सलेम को नॉर्वे में रह रही अपनी फैमिली से भी मिलवाया था, जहां उन्होंने अबू सलेम को एज अ हिंदू मैन जिसका नाम संजय है बताकर इंट्रोड्यूस किया था, विच शोज कि उनकी ये रिलेशनशिप सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं थी, एक फुल फ्लेजेड रोमांटिक एसोसिएशन था, जो बाद में तो अबू सलेम के अकॉर्डिंग शादी तक में कन्वर्ट हुई। हाँ, मोनिका भले ही आज भी इसे साफ डिनाई करती हो एंड वो अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि कोई भी सेंसिबल इंसान खुद को किसी अंडरवर्ल्ड डॉन का स्पाउस क्यों बताना चाहेगा। बट मोनिका बेदी की लाइफ की शायद सबसे बड़ी गलती थी अबू सलेम का साथ देना। अगर हम मान भी ले कि शायद 1995 में उन्हें अबू सलेम की असली आइडेंटिटी नहीं पता थी, बट जब वो रियलिटी पता चली, ये जानने के बावजूद कि अबू सलेम शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं, मोनिका ने अबू सलेम के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखी और इतना ही नहीं, वो इंडिया छोड़कर उनके साथ भागी भी। जब अबू सलेम का नाम बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, प्रदीप जैन मर्डर, गुलशन कुमार मर्डर जैसे केसेस में आया, जिसके बाद उनका इंडिया और दुबई में रहना इम्पॉसिबल हो गया। 1998 के बाद अबू सलीम और मोनिका बेदी यूरोप में पुलिस से बच के घूमते रहे और फाइनली 2002 में अबू सलीम को अरेस्ट किया जाता है, नॉट बाय इंडियन गवर्नमेंट बट बाय पोर्चुगल पुलिस इन द केस ऑफ यूजिंग अ फेक पासपोर्ट। और जब एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी अरेस्ट किया जाए तो मीडिया के लिए इससे बड़ा स्कैंडल कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि उस समय इंडिया और पोर्चुगल के बीच कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं थी, अबू सलीम और मोनिका बेदी को इंडिया वापस लाना वाज एन इनक्रेडिबली चैलेंजिंग टास्क। फाइनली पोर्चुगल का जुडिशरी सिस्टम दोनों को इंडिया गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार तो हो जाता है, बट कुछ कंडीशंस के साथ, जिसमें एक कंडीशन थी कि अबू सलीम को फांसी की सजा नहीं होगी, एंड इसीलिए अबू सलीम को पोर्चुगल और इंडियन गवर्नमेंट के बीच हुई समझौते की वजह से 25 साल की सजा होती है, जो शायद 2027 में पूरी भी होने वाली है। हमारे 2025 में उनका अबू सलीम जो है वो रिहा करने के लिए एलिजिबल हो गए। यस, कंप्लीट हो गया। तो आपके अंदाजे से अबू सलीम जो है कुछ महीनों में आजादी के साथ ले सकता है प्रोबेबली। मोनिका बेदी इंडिया वापस आकर कोर्ट के लिए गवर्नमेंट विटनेस बन जाती हैं, अपने आप को अबू सलीम से अलग कर लेती हैं, शायद इसी वजह से उनको सिर्फ 4 साल की सजा होती है। और जेल से बाहर निकलने के बाद मोनिका ने फिल्म्स में, टीवी पर कमबैक करने की कोशिश तो की, पर ना तो उन्हें कभी वैसी सक्सेस दोबारा मिली और ना ही एक डॉन की गर्लफ्रेंड होने के बेनिफिट जो उन्हें 10 साल पहले मिलते थे। अंडरवर्ल्ड डॉन से रोमांटिक रिलेशनशिप का ये इकलौता केस भी नहीं है। अदर एक्ट्रेसेस लाइक मंदाकिनी, ममता कुलकर्णी और इवन पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता आयूब भी इन चीजों के लिए जानी जाती हैं। पर मोनिका बेदी के जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, मेरे पास्ट को लेके काफ़ी लोग मुझसे एसोसिएट करने में या मुझसे फ्रेंडली होने में डरते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो उन चीज़ों को लेके काफ़ी मुश्किल हो गया था मेरे लिए एक रेंटल फ्लैट बॉम्बे में या अंधेरी में हासिल करना। उतना इंटेंस रिलेशनशिप और उतने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस शायद किसी और ने नहीं चले थे। एंड अबू सलीम की क्रिमिनल हिस्ट्री पर, उनके क्रिमिनल कामों पर तो हम थोड़ी देर में वापस आएंगे, पर उससे पहले ये समझना जरूरी है कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच में सिर्फ एक्सटॉर्शन, अटैक, फियर और थ्रेट का रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअली बेनिफिशियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी था। अब अंडरवर्ल्ड कैसे फिल्मों में पैसे लगाकर अपने ब्लैक मनी को वाइट करता था, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा तुम्हें हो गया हो, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास पैसे नहीं होते थे तो अंडरवर्ल्ड उनका फायदा कराकर ये रिलेशनशिप बहुत सालों से चला रहा था। लगभग 20 सालों तक बॉलीवुड में सबको पता होने के बावजूद, मुंबई पुलिस तक को पता होने के बावजूद, अल्टीमेटली 2001 में जाकर एक ऐसी फिल्म रिलीज होती है जिससे ना सिर्फ उनकी रिलेशनशिप पूरे देश के सामने आ गई, बट बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह बदनाम हुई। और वो फिल्म थी अब्बास मस्तान की चोरी चोरी छुपके छुपके, जिसमें थे सुपरस्टार्स लाइक सलमान खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा। एंड लेट 90s तक मुंबई पुलिस के पास इन अंडरवर्ल्ड डॉन्स के फोन नंबर्स आ गए थे जो लगातार टैप होते थे, और ऐसे ही एक कॉल को टैप करते हुए खुले कुछ ऐसे राज जो अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच के इस हिपोक्रिटिकल रिलेशनशिप को एक्सपोज करने वाले थे। फोन टैप हो रहा था दाऊद इब्राहिम के क्लोज फ्रेंड और डी कंपनी के एक इंपॉर्टेंट मेंबर अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन छोटा शकील का, और की कॉल चल रही थी चोरी चोरी छुपके छुपके के प्रोड्यूसर नजीम रजवी के साथ। इस फोन कॉल से ये पहली बार प्रूफ हुआ कि बॉलीवुड के किसी मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा। एंड फिल्म के रिलीज से कुछ दिन पहले फिल्म के प्रोड्यूसर नजीम रिजवी और बॉलीवुड के फेमस फाइनेंसर एंड डायमंड बिजनेसमैन भरत शाह को अरेस्ट कर लिया जाता है। मुंबई पुलिस और सीबीआई की क्राइम ब्रांच फिल्म को देखती है, एनालाइज करती है, इंश्योर करती है कि फिल्म में एक भी ऑब्जेक्शनेबल सीन ना हो, और फाइनली फिल्म को रिलीज होने देती है, पर एक ट्विस्ट के साथ कि इस फिल्म का 100% प्रॉफिट महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार की ट्रेजरी को जाएगा, ना कि प्रोड्यूसर्स को, विच इवेंचुअली प्रूव्ड आउट टू बी अ स्मार्ट मूव, क्योंकि चोरी चोरी छुपके छुपके वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ द ईयर बनती है। नजीम रिजवी को 6 साल की जेल होती है, भरत शाह को 1 साल की जेल होती है। पर इस पूरे केस का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट तब आया जब कोर्ट ने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए और टेस्टिमनी देने के लिए बुलाया। शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, रानी मुखर्जी सबने लॉयर्स के सामने अलेजिडली अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट एक्सेप्ट भी कर ली थी, पर कोर्ट में जज के सामने वो स्टेटमेंट बदल दी। सबने डिनाई करा कि उनकी अंडरवर्ल्ड से कभी कोई बात ही नहीं हुई है, एक्सेप्ट वन एक्ट्रेस, प्रीति जिंटा। प्रीति ने कोर्ट को बताया कि कैसे उन्हें अंडरवर्ल्ड से 50 लाख के एक्सटॉर्शन मनी के थ्रेट्स आ रहे थे, कैसे उन्हें अब्यूज और ट्रॉमेटाइज करा जा रहा था। डिस्पाइट द फियर्स की इस स्टेटमेंट के बाद उन्हें खुद और उनकी फैमिली की जान को खतरा होगा, प्रीति जिंटा ने बहुत बोल्डली सबके सामने आकर कोर्ट में एविडेंस दिया एंड खुद बताया कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके साथ के स्टार्स अपनी स्टेटमेंट को बदलने वाले हैं। If I knew everybody was going to back out, I would have also. बाद में प्रीति जिंटा को अपनी ब्रेवरी के लिए अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट टेस्टिफाई करने के लिए गॉडफ्रे फिलिप्स नेशनल ब्रेवरी अवार्ड भी मिला। और मैं यहाँ सलमान खान, शाहरुख खान या रानी मुखर्जी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय तक शायद बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का फियर, अंडरवर्ल्ड का खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद ऐसा ही करता। क्योंकि इस फिल्म के आने से पहले वाले 5 सालों में जो इंसिडेंट्स, थ्रेट्स और अटैक हुए थे, जिसने बॉलीवुड को ही अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा विक्टिम बना दिया। हम बात करेंगे ऐसे 3 अनफॉर्चुनेट, हार्ट रेंचिंग, दिल दिला देने वाले और जान तक गवा देने वाले ऐसे इंसिडेंट्स, जिसने एक सक्सेसफुल एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर को मुंबई शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर पर फायरिंग हुई, सीने में 2 गोलियां भी लगी, एंड द ब्रूटल मर्डर ऑफ द बिगेस्ट मैन इन इंडियन म्यूजिक। ऐसे 3 ब्रूटल अटैक जो अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड पर किए। अंडरवर्ल्ड प्रोड्यूसर्स का फायदा तो उठाता था, पर सिर्फ उन प्रोड्यूसर्स का जिनके पास फिल्म बनाने के लिए फंड्स नहीं थे, ना कोई बैंक थे, ना फाइनेंशियर्स थे। पर बॉलीवुड की बिग बजट मेन स्ट्रीम मूवीज तो अभी भी एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउसेस ही बना रहे थे अपने खुद के पैसों से, विदाउट एनी एक्सटर्नल फंड, जिसकी वजह से उनके साथ वो म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप करना अंडरवर्ल्ड डॉन्स के लिए एक मुश्किल साबित हो रही थी। एंड ऐसे केसेस में पैसे निकलवाने का कोई इजीएस्ट, मोस्ट कन्वीनियंट तरीका होता था तो वो था एक्सटॉर्शन। अब देखो, उस समय ऐसे एक्सटॉर्शन की कॉल आना कोई रेयर केस नहीं था। आमिर खान ने तो एलिजिडली एक्सटॉर्शन मनी अंडरवर्ल्ड को दिया भी है, बट एक इंसान अंडरवर्ल्ड के सामने एक्सटॉर्शन मनी देने से साफ इनकार कर देता है, और उनका नाम है राजीव राय, जो बेटे हैं लेजेंडरी फिल्म प्रोड्यूसर गुलशन राय के। राजीव राय उस समय तक अपने प्रोडक्शन हाउस त्रिमूर्ति फिल्म्स के अंदर कई सुपरहिट फिल्में दे चुके थे, जैसे 1989 में सनी देओल माधुरी दीक्षित स्टारर त्रिदेव, 1992 में सनी देओल दिव्या भारती स्टारर विश्वात्मा, और 1997 में बॉबी देओल, काजोल और मनीषा कोइराला स्टारर गुप्त, व्हिच इज वाइडली कंसीडर्ड टू बी द फिल्म जिसने 90s में बॉबी देओल का करियर बनाया था। एंड राजीव राय बॉलीवुड में खुद को सिर्फ एस्टैब्लिश नहीं, जमा चुके थे एज अ सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर। मल्टीपल सुपरहिट फिल्में दी, और एक बार तो सलमान खान खुद उनके पास 6 महीने तक काम मांगने आए थे। सलमान खान मेरे पास आता था, 6 महीने आया, उसने मेरे को बोला भी नहीं, वो सलीम भाई का लड़का था। मैंने उसको डांटा, तुम आते हो रोज एक्टिंग रोल मांगने। बट राजीव राय के लिए थिंग्स टुक अ स्लाइटली अनफॉर्चुनेट कंट्रोवर्शियल टर्न जब बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर्स को अंडरवर्ल्ड के कॉल्स आने लगे। दाऊद, शकील, सलेम, राजन जैसे डॉन्स को चाहिए थे फिल्म्स के म्यूजिक एंड फॉरेन राइट, क्योंकि इन राइट्स के थ्रू वो करोड़ों रुपए कमा सकते थे बिना किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व हुए। पर राजीव राय ने ना तो कभी उनके कॉल्स उठाए, ना ही उनके थ्रेट्स को सीरियसली लिया। तो हमारा ऑडियंस है वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों आप उनके निशाने पर आ गए थे। सब आगे थे उस वक्त, जिसकी कीमत अनफॉर्चुनेटली उन्हें अपना करियर सैक्रिफाइस कर चुकानी पड़ी। राजीव राय ने अपने एंड पर सब कुछ किया। उन्होंने मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करके अपनी सिक्योरिटी बढ़वाई, बट डिस्पाइट दैट 1997 में राजीव राय और उनके बॉडीगार्ड पर उनके सांता क्रूज ऑफिस के बाहर डी कंपनी और स्पेसिफिकली अबू सलेम के 5 गनमैन हमला करते हैं, राजीव राय का शूट आउट करने की कोशिश करते हैं। एंड इस अटैक के बाद राजीव राय अपनी पूरी फैमिली को लेकर टेम्पररीली लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। एंड अर्ली 2000s में राजीव ने बॉलीवुड में कमबैक तो किया, पर उन अटैक्स के बाद राजीव राय वाज नो लॉन्गर द सेम डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर दैट ही वंस वाज। मेंटली उस अटैक से वो इतने ज्यादा अफेक्टेड थे कि इंटेंशनली उन्होंने फिल्म मेकिंग से एक ब्रेक ले लिया। एक सक्सेसफुल बॉलीवुड प्रोड्यूसर का करियर अंडरवर्ल्ड की वजह से कट ऑफ हो जाना अनफॉर्चुनेट तो है, वो दिखाता है कि अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल और उनका डर बॉलीवुड में किस हद तक था। बट एटलीस्ट राजीव राय 1997 के उस अटैक से बिना किसी हार्म के निकल जाते हैं। पर हर कोई राजीव राय जितना फॉर्चुनेट नहीं होता, क्योंकि 2000
2000s में एक और सिमिलर अटैक होता है एक और एस्टैब्लिश्ड बॉलीवुड प्रोड्यूसर पर, एंड इस बार विक्टिम थे ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन। क्योंकि 2000s में राकेश रोशन कहो ना प्यार है के साथ सिर्फ अपना डायरेक्टर कमबैक नहीं कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में, बट दिस फिल्म वाज इवन मोर स्पेशल क्योंकि इसके साथ वो बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले थे अपने बेटे ऋतिक रोशन को। फिल्म रिलीज से पहले उसकी एक अनप्रेसिडेंटेड हाइप बन चुकी थी, ऑलमोस्ट गारंटी थी कि ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस हिट होगी। पर रिलीज से कुछ दिन पहले राकेश रोशन के पास एक कॉल आता है। अलेजिडली कॉल था दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के मेंबर छोटा शकील की तरफ से, जिन्होंने पहले तो राकेश रोशन से एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड करी और फिर उन्होंने डिमांड करी फिल्म के फॉरेन म्यूजिक राइट्स की। ये दोनों ही चीजें राकेश रोशन को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। You know, they knew that my father's hit big time, you know, successful, money's gonna come in, so they wanted money, didn't pay. They shot him. एंड इसीलिए राकेश रोशन ने उस समय पर इन कॉल्स को डिनाई किया, शायद उन्हें सीरियसली नहीं लिया जो उन्हें लेना चाहिए था, स्पेशली आफ्टर द अटैक्स ऑन राजीव राय जो महज 3 साल पहले हुए थे। इवेंचुअली कहो ना प्यार है रिलीज होती है, फिल्म को एक ग्रैंड ओपनिंग वीक मिलता है, ऋतिक रोशन की बॉलीवुड में ग्रैंड एंट्री होती है और फिल्म के रिलीज के सिर्फ 8 दिन के बाद सब खराब हो जाता है। जब 21 जनवरी 2000 को राकेश रोशन और उनके सेक्रेटरी पर उनके ऑफिस के बाहर 2 गनमैन फायरिंग करते हैं। राकेश की चेस्ट में 2 गोलियां लगती हैं, पर राकेश रोशन पर ये अटैक दिन दहाड़े 2 गोलियां लगना बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की टॉक्सिक रिलेशनशिप का पीक तुम्हें दिखाता है, जहां अंडरवर्ल्ड का डोमिनेंस और कंट्रोल तो हमेशा से ज्यादा था, पर अब बात शायद सिर्फ पैसे, डराना, धमकाना, एक्सटॉर्शन तक लिमिटेड नहीं थी। उसमें डर था आपकी खुद की जिंदगी गंवाने का, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता था कि आप बॉलीवुड के कनेक्शन के बिना होने वाले डायरेक्टर हो या राकेश रोशन हो, पर राजीव राय और राकेश रोशन पर हुए अटैक्स भले ही ब्रूटल हो, लाइफ थ्रेटनिंग हो, पर उनकी जान नहीं गई थी, क्योंकि बॉलीवुड पर होने वाला अंडरवर्ल्ड का सबसे ब्रूटल अटैक था 1997 में। एक ऐसा अटैक जिसने ना सिर्फ बॉलीवुड को हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड से दूर कर दिया, अंडरवर्ल्ड का खौफ पूरे देश के सामने लेके आए, बट इट आल्सो चेंज्ड इंडियन म्यूजिक फॉरएवर। एक ऐसा अटैक जिसने अबू सलेम को दाऊद इब्राहिम का दुश्मन बना दिया, जिसकी वजह से अबू सलेम को दाऊद से बचने के लिए दुबई भागना पड़ा। वो अटैक जिसने अबू सलेम को मुंबई में खुद की आइडेंटिटी दी, द मर्डर ऑफ गुलशन कुमार। 90s में टी सीरीज ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली बना ली थी और हिंदी म्यूजिक एक ऐसे इंडस्ट्री थी जिसकी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर बहुत डिमांड थी। इसीलिए म्यूजिक सीडीज का, फिल्म कैसेट्स के फॉरेन बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाना अंडरवर्ल्ड के लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था। और जैसा राजीव राय ने बताया कि उस समय अंडरवर्ल्ड के कॉल्स आना कोई रेयर बात नहीं थी, तो एक कॉल टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को भी आया एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड करते हुए, जो अलेजिडली 10 करोड़ की थी। एंड गुलशन कुमार इतने बड़े शिव भक्त थे कि उन्होंने ना सिर्फ फोन पर अंडरवर्ल्ड को पैसे देने से मना किया, बल्कि डांटते हुए ये भी बोला कि जब उनकी प्रोटेक्शन के लिए भगवान उनके साथ है तो उन्हें अंडरवर्ल्ड के किसी भी डॉन को प्रोटेक्शन मनी देने की कोई जरूरत नहीं है। एंड दिस अनफॉर्चुनेटली प्रूव टू बी हिज बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि जैसे ही गुलशन कुमार मंदिर से बाहर निकलते हैं, अबू सलेम के शूटर्स उनको लगातार 16 गोलियों से ऑन द स्पॉट जान से मार देते हैं। और 5 साल पहले 12 अगस्त को यहाँ से पूजा करके जब निकले तो वहां पे जब पहुंचे तो 2 आदमियों ने उन पे गोली चला के उनकी हत्या की। एंड शुरू में तो ये अंडरवर्ल्ड का एक रिवेंज केस लग रहा था, जहां उन्हें एक्सटॉर्शन मनी नहीं लिया तो उन्होंने बदला ले लिया, पर मर्डर के 3 हफ्ते बाद एक ऐसा एंगल आता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। म्यूजिक कंपोजर नदीम सैफी और रमेश तौरानी को अरेस्ट किया जाता है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में गुलशन कुमार की टी सीरीज के राइवल्स थे, टी सीरीज की मोनोपोली से परेशान थे, अलेजिंग कि उन्होंने शूटर्स को पैसे देकर गुलशन कुमार का मर्डर कराया। पर कोर्ट में एविडेंस की कमी की वजह से दोनों को रिलीज कर दिया जाता है। अबू सलीम को डिक्लेयर करा जाता है दी मास्टरमाइंड ऑफ गुलशन कुमार मर्डर। लेकिन फिर उसने मुझसे कहा, अच्छा सुनो, इन लोगों को मरवा नहीं चाह रहा था, अगले हफ्ते मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं कि तुमको पता चलेगा मैं क्या कर सकता हूं। और सबसे एस्टोनिशिंग, मोस्ट अनफॉर्चुनेट बात तो ये थी कि अबू सलेम को जो 25 साल की सजा हुई वो उनके सबसे ब्रूटल क्राइम के लिए हुई ही नहीं, क्योंकि पोर्चुगल कोर्ट ने जिन 8 केसेस में अबू सलेम को इंडिया डिपोर्ट किया था उसमें गुलशन कुमार का मर्डर केस इंक्लूडेड ही नहीं था। इसीलिए जब अबू सलेम मुझे आया भी 2005 में जब एक्सट्राइड होकर आया भी, तो उसके बाद भी उस पे वो केस में मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। गुलशन कुमार का मर्डर इवन रिजल्टेड इन द फॉलआउट बिटवीन अबू सलेम एंड दाऊद इब्राहिम। गुलशन कुमार की हत्या करवाई अबू सलेम ने, तो वो बिना दाऊद की मर्जी के करवाई गई थी। ओके। और उससे दाऊद बड़ा भड़क गया, तो फिर उसको भागना पड़ा। ये कहा जा सकता है कि अबू सलेम को डर था दाऊद। इन सारे केसेस ने अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड पर कंट्रोल और टेरर को एस्टैब्लिश, सबके सामने खुले आम
लाकर खड़ा तो कर दिया था, इस लेवल तक कि कुछ सालों बाद जब मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के डॉन्स को एनकाउंटर करना शुरू किया, अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल खत्म करना शुरू किया, तब भी अंडरवर्ल्ड का डर, उनका खौफ, उनका ब्रूटलनेस आज तक बॉलीवुड का पीछा नहीं छोड़ा है। क्योंकि कुछ समय पहले फिर से खबरों में आया द फ्यूड बिटवीन मॉडर्न डे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एंड बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान। 12 अक्टूबर 2024 महाराष्ट्र के फेमस पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी को गोली मार के मर्डर कर दिया जाता है। वही बाबा सिद्दीकी जिन्होंने 2013 की अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच सालों से चल रही लड़ाई को रिजॉल्व कराया था, जो सलमान खान के एक बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड थे। और इस मर्डर का कारण भी शायद सलमान खान ही थे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने क्लेम करी है। पर अंडरवर्ल्ड के साथ रिलेशंस रखने वाले सलमान खान, जो संजय दत्त के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और संजय दत्त के अंडरवर्ल्ड रिलेशंस के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, उस सलमान खान और न्यू एज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की राइवलरी, उनके बीच की लड़ाई शुरू होती है 27 साल पहले, जब सलमान खान अलेजिडली शिकार करते हैं एक ब्लैक बक का, जहां उनके साथ थे उनके को स्टार्स फ्रॉम द मूवी हम साथ साथ हैं। एंड ये थोड़ा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि उस समय लॉरेंस बिश्नोई खुद 5 साल के थे, पर सलमान खान ने जिस जानवर का शिकार किया था, जो उनके फादर सलीम खान आज तक डिनाई करते हैं, कोर्ट ने सलमान खान पर ब्लैक बक पोचिंग का केस भी चला, पर कोर्ट हियरिंग्स, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, इवन जेल जाना शायद सलमान के लिए इस केस की सबसे लीस्ट बॉदरिंग चीजें थी, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही आज जेल में हो, पर उनके गैंग के मेंबर्स आज भी सलमान खान से बदला लेने के लिए उनके पीछे पड़े हैं। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई पुलिस के सामने सलमान खान का मर्डर करने की धमकी देते हैं, और उस समय ये एक मामूली गैंगस्टर थ्रेट लगा होगा, पर बात 2022 में तब सीरियस हो जाती है जब सलमान खान को अपनी रेगुलर मॉर्निंग वॉक पर एक लेटर मिलता है, which was allegedly from the लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसमें सलमान खान को मारने की धमकी लिखी थी। मार्च 2023 में सलमान खान को थ्रेटनिंग ईमेल्स आते हैं, एंड थिंग्स टेक अ वायलेंट टर्न जब 14 अप्रैल 2024 को बांद्रा में सलमान खान के बंगलों पर फायरिंग होती है। अभिनेता सलमान के घर फायरिंग हुई है, जी हां, बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग की है। एंड बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के हुए अटैक्स ये दिखाते हैं कि अंडरवर्ल्ड, क्रिमिनल्स और बॉलीवुड के बीच जो लड़ाई, जो खौफ था, वो आज भी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, मुंबई में जो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और उस समय का अंडरवर्ल्ड था, वो शायद आज लगभग खत्म हो गया हो। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स से एक्सटॉर्शन मनी लेने वाले, उनको खौफ में रखने वाले क्रिमिनल्स आज शायद देश छोड़कर भाग गए हो या कुछ जेल में बंद हो, पर आज भी अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल्स का वो खौफ खत्म नहीं हुआ है, विच इज प्रूव्ड बाय सलमान खान और बाबा सिद्दीकी पर हुए अटैक, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, और सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला गोल्डी बरार तो इंडिया में भी नहीं है, और लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है, शायद जेल से अपने गैंग की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में शायद पुलिस के पास भी इन सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि अंडरवर्ल्ड का टेरर, उनका खौफ बॉलीवुड पर किस हद तक था। अगर तुम्हें जानना है कि कैसे वो एस्टैब्लिश हुआ, उसकी पूरी कहानी, क्रोनोलॉजिकल स्टोरी, कौन मेन प्लेयर्स थे, वो कैसे खत्म हुआ, तो वो सब तुम इस वीडियो में जाकर देख सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर पॉप कल्चर, इंडिया के पॉप कल्चर पर पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसको तुम चेकआउट कर सकते हो। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में बताओ कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।